अगर सब कुछ बराबर बराबर बांटा जाए तो आदिल ने अंदाजा लगाया कि चाहे वो आउटर शिष्य के तौर पर 200 साल तक मेहनत करे तब भी उतना इकट्ठा नहीं कर पाएगा। एल्डर रंजीत ने सिर हिलाया और फ्लाइंग बोट को नियंत्रित किया। उस पर रोशनी की एक परत दिखाई दी और वह तेजी से आगे बढ़ा। उसी समय राघव ने अपने हाथ फैलाकर सीमा और नेहा की कमर पकड़ ली। दोनों लाल हो गई। उन्होंने सोचा भी नहीं था कि राघव इतना बेधड़क होगा। बदमाश, मुझे छोड़ो, यहां इतने सारे लोग हैं, नेहा ने धीरे से कहा। सावधान। अचानक एल्डर रंजीत का चेहरा बदल गया। धड़ाम, फ्लाइंग बोट बुरी तरह हिला और हवा में उलट गया। अंदर बैठे लोग बैरियर से टकरा गए। कोई खून उगलने लगा और कुछ तो बेहोश भी हो गए। क्या हो रहा है? आदिल और बाकी लोग उस टक्कर से चकरा गए थे। सिर्फ राघव पहले से ही तैयार था। उसके पैर जमीन में थूके हुए कील जैसे स्थिर थे। यहां तक कि सीमा और नेहा भी प्रभावित नहीं हुए। राघव, तुम, सीमा ने कहा, मुझे कुछ नहीं पता, अभी अभी क्या हुआ? राघव ने हैरान बनते हुए पूछा। सभी सावधान रहो, ये 9th रैंक सी डीमन है, एल्डर रंजीत चिल्लाया। धड़ाम, फ्लाइंग बोट एक बार फिर उल्टा। 1 मील लंबा टेंटेकल उसे उछाल चुका था, लेकिन इस बार सब तैयार थे। उन्होंने अपनी स्पिरिचुअल युवन का प्रयोग करके रक्षा की और मजबूती से फ्लाइंग बोट को पकड़ लिया। फिर भी उन्हें ऐसा लगा जैसे उनके अंग प्रत्यंग अंदर से उलट पलट हो गए हों। कमाल है, ये मेरी सोच से भी ज्यादा जबरदस्त है, राघव ने अंदर ही अंदर उस विशाल टेंटेकल को देखकर भावुकता से सोचा। बदमाश, जैसा सोचा था, तुम्हें पहले से सब पता था, नेहा बोली। राघव ने उन्हें कसकर थामा हुआ था और ज्यादातर झटका उसी ने सहा, इसलिए सीमा और नेहा को ज्यादा असर नहीं हुआ। दोनों समझ गई कि यह सब राघव की ही करतूत है। उसे पहले से पता रहा होगा कि 9th रैंक सी डीमन आएगा। राघव ने चुप रहने का इशारा किया और चोरी से एल्डर रंजीत की ओर इशारा किया। सीमा और नेहा निरुत्तर रह गई। राघव बहुत ही शरारती था, जानबूझकर एल्डर रंजीत के लिए मुसीबत खड़ी कर रहा था। और सचमुच एल्डर रंजीत बदकिस्मत था जो उसे जैसा शख्स मिल गया। सब लोग उस टेंटेकल को देखकर दंग रह गए। वह अचानक मुड़ा और फ्लाइंग बोट को जकड़ लिया, जिससे वो हिल भी नहीं पा रहा था। सबको ऐसा लगा जैसे वे डूब रहे हों। मुसीबत है, ये हमें समुद्र के अंदर खींच रहा है। आदिल और बाकी लोग डर गए। उन्होंने 9th रैंक सी डीमन का असली रूप तक नहीं देखा था। सिर्फ उसके विशाल टेंटेकल ने ही इतनी दिक्कत खड़ी कर दी थी। जानवर, क्या तू मुझे कमजोर समझ रहा है? एल्डर रंजीत आखिरकार गुस्से में आ गया। फ्लाइंग बोट पर असंख्य रून चमक उठे और उड़ती हुई तलवारें उस विशाल टेंटेकल पर बरस गई। वह टेंटेकल असंख्य धारदार रूनिक ब्लेड से कट गया। फ्लाइंग बोट उसकी पकड़ से छूटकर दूर निकल गया। अचानक पानी की सतह तेजी से ऊपर उठी। एक विराट आकृति नाव के सामने आ गई, जिसने सूरज तक को ढक लिया। हे भगवान, ये कैसी दानवी चीज है? इतनी विशाल कैसे हो सकती है? सब लोग भयभीत थे। यह सी डीमन इतनी बड़ी थी कि फ्लाइंग बोट खिलौने जैसी लग रही थी। राघव साफ साफ देख पाया कि यह ऑक्टोपस जैसी थी, लेकिन इसके सिर्फ 8 टेंटेकल नहीं थे, बल्कि इसके सैकड़ों टेंटेकल थे। इसका पूरा शरीर काले चिपचिपे द्रव से ढका हुआ था। उसने अपने टेंटेकल फैला दिए, फ्लाइंग बोट का रास्ता रोकते हुए। क्या यह 9th रैंक सी डीमन है? कितना डरावना आभा है, अर्जुन ने चौंक कर कहा। भले ही वे फ्लाइंग बोट पर थे और एक सुरक्षा संरचना मौजूद थी, लेकिन 9th रैंक सी डीमन की आभा ने सबको कांपने पर मजबूर कर दिया। उनके सामने वे चींटियों जितने छोटे लग रहे थे। इतना बड़ा है तो इसे बहुत दिनों तक खाया जा सकता है, सिद्धार्थ उस विशाल सी डीमन को देखकर लार टपकाते हुए बोला। उसने इतना बड़ा भोजन कभी नहीं देखा था। आदिल और बाकी लोग लगभग खून थूकने वाले हो गए। क्या इसके दिमाग में सिर्फ खाने का ही ख्याल था? यहां तो वे खुद खा लिए जाने वाले थे। राघव, क्या तुम्हें नहीं लगता ये कुछ ज्यादा हो रहा है? सीमा ने चिंतित होकर कहा। कोई बात नहीं, एल्डर रंजीत यहां मौजूद है। ये 9th रैंक सी डीमन तो बस शुरुआत है। राघव ने सिर हिलाया। वो शुरू से ही निश्चिंत था।
क्योंकि उसे एल्डर रंजीत की ताकत पर भरोसा था। एल्डर रंजीत अभी फ्लाइंग बोट को पीछे हटाने ही वाला था कि 9th रैंक सी डीमन ने अपने टेंटिकल से उनके चारों ओर जाल बुन दिया। हालांकि वह बहुत बड़ा था, लेकिन उसकी रफ्तार बेहद चौंकाने वाली थी। उसके टेंटिकल तुरंत फ्लाइंग बोट को जकड़कर अपनी ओर खींचने लगे। हे भगवान, ये कितनी डरावनी मुंह है, नेहा चीखी। सी डीमन ने पहाड़ जैसी विशालकाय मुंह खोली। उसके दांत तेज, ठंडी चमक बिखेरते हुए चमक रहे थे। हम खा लिए जाएंगे। आदिल निराशा से भर गया। जानवर, तू मौत को बुला रहा है, एल्डर रंजीत गुर्राया। पता नहीं उसने क्या किया, लेकिन फ्लाइंग बोट अचानक कांप उठा। उसके अगले हिस्से पर एक विशालकाय तोप प्रकट हो गई। मर जा, एल्डर रंजीत गरजा। फ्लाइंग बोट जोर से हिला और एक विशाल रोशनी की किरण 9th रैंक सी डीमन के मुंह की ओर दागी गई। रोशनी ने पूरे आकाश को ढक लिया, जिससे ऐसा लगने लगा मानो हवा फटने वाली हो। यह हमला उड़ने वाली नाव का एक गुप्त ट्रम्प कार्ड था। चूंकि एक्सपेंशन दाओ सेक्ट ने मार्शल हेवन सीरिंग के रास्ते दसियों हजार शिष्यों को वापस लाने की हिम्मत की थी, तो स्वाभाविक था कि उनके पास कुछ गुप्त उपाय जरूर होंगे। राघव ने दवा की गोली, मेडिसिनल पिल का उपयोग तभी किया क्योंकि उसने इस बात को भांप लिया था। लेकिन उसने सोचा भी नहीं था कि उसकी किस्मत इतनी अच्छी होगी कि उस गोली ने एक 9th रैंक सी डीमन को आकर्षित कर लिया। उड़ने वाली नाव की तोप से निकली रोशनी ने सी डीमन के सिर को भेद डाला और वह तुरंत मारा गया। सी डीमन को मारने के बाद एल्डर रंजीत ने तुरंत उड़ने वाली नाव को नियंत्रित कर उसके शव को इकट्ठा कर लिया। हाँ, अद्भुत, एक 9th रैंक आंतरिक गोली हमारे हाथ में आ गया है। राघव हंस पड़ा। वह विशाल सी डीमन का शव बहुत बड़ा था। हालांकि वह अब लाश था, लेकिन फिर भी ऐसा दबाव छोड़ रहा था कि सबको सांस लेना मुश्किल हो रहा था। आदिल और बाकी लोग उतावलेपन में उसके घाव के रास्ते शव के भीतर घुस गए और तुरंत बाहर आ गए। सीनियर अप्रेंटिस ब्रदर राघव, लीजिए एक 9th रैंक आंतरिक गोली, बेशकीमती खजाना है। आदिल ने उस पर लगे खून और मांस के टुकड़ों की परवाह किए बिना मुट्ठी के आकार का चमकता गोला राघव की ओर बढ़ाया। उस गोले के भीतर रून्स थे, जिससे वो जीवित सा प्रतीत हो रहा था। वो लगातार शक्तिशाली दबाव छोड़ रहा था। यही वह जगह थी जहां 9th रैंक सी डीमन का सार संग्रहित था। इसमें असीमित ऊर्जा भरी हुई थी। राघव ने उसे थाम लिया और सीमा चकित होकर बोली, कितनी प्रबल जल ऊर्जा की तरंगे हैं, और कितनी शुद्ध भी। अच्छा हुआ कि हमारी ड्रैगन ब्लड लीजन में कुछ जलगुण वाले योद्धा है। 10,000 स्पिरिट ब्लड को रिफाइन करने के बाद 7 लोग ऐसे थे जिनमें दुर्लभ जलगुण के रून्स जागृत हो गए थे। उनकी युद्ध शक्ति बहुत बढ़ गई थी। राघव ने कहा, यह 9th रैंक आंतरिक गोली में रख रहा हूं, क्योंकि मेरे कुछ भाई इसे जरूरतमंद है, लेकिन मैं तुम्हें नुकसान नहीं होने दूंगा। इसके बदले ड्रैगन ब्लड लीजन के बाकी सारे आंतरिक गोली तुम्हारे होंगे। हम ये स्वीकार नहीं कर सकते। हमें कम मत आकिए। आपके बिना तो हम में से हर कोई मुश्किल से दर्जनों 6th रैंक आंतरिक गोली हासिल कर पाता। आपको यह 9th रैंक आंतरिक गोली जरूर रखना चाहिए। अभी जितना लाभ हमें मिल चुका है वो सदी भर की कल्टीवेशन के लिए काफी है। सच में हमें संतोष करना चाहिए, आदिल बोला। राघव की अगुवाई में उन्होंने लगभग 1000th रैंक आंतरिक गोली जुटाए थे। 7वें दर्जे के 13,000 से भी अधिक थे, और 6th रैंक आंतरिक गोली तो गिनती से बाहर थे, कम से कम 1 लाख से ऊपर। जब इन्हें बराबर बांटा जाएगा तो हर किसी के पास सदी भर की कल्टीवेशन के लिए पर्याप्त संसाधन होंगे। उनके लिए यह वाकई बहुत था। सीनियर अप्रेंटिस ब्रदर राघव, हमें कुछ इस्त दीजिए। आपके बिना तो हमें इनमें से कुछ भी नहीं मिलता। हमें पहले ही बहुत लाभ मिल चुका है, अब हम और लालची नहीं हो सकते, एक और शिष्य ने कहा। ड्रैगन ब्लड लीजन के बिना तो वे लोग डरावनी समुद्री राक्षस की सेना देखकर कब का भाग चुके होते। ये सब ड्रैगन ब्लड लीजन की वजह से ही संभव हुआ था। उनकी सच्चाई देखकर राघव ने ज्यादा जोर नहीं दिया। उसने हाथ जोड़कर कहा, तो फिर मैं सबका धन्यवाद करता हूं। राघव ने 9th रैंक आंतरिक गोली को ड्रैगन ब्लड लीजन के एक जलगुण वाले योद्धा की ओर फेंक दिया। वे उसके भीतर मौजूद जलसार को सोख कर अपनी शक्ति बढ़ा सकते थे। हालांकि उसके भीतर की ऊर्जा बहुत उग्र थी।
इसलिए उसे निकालने में लंबा समय लगेगा। ये बड़ी मछली मेरी है, मैं इसे बहुत दिनों तक खा सकता हूं। सिद्धार्थ ने सीधे ही उस विशाल सी डीमन के शव को समेट लिया। वो उतना ही उत्साहित था जितना आंतरिक गोली पाने वाले लोग। अचानक बूम, आकाश अंधेरा हो गया। भीषण तूफान उठा जिसमें वाटर ऊर्जा भरी हुई थी। धत्त, इस बार शायद मैं कुछ ज्यादा ही आगे निकल गया। राघव ने घबराकर बाहर देखा। उसने देखा कि 4 विशालकाय परछाइयां सूरज को ढक रही थी। वे 4 9th रैंक समुद्री राक्षस थे जो नाव को घेरते हुए उस पर टूट पड़े। आदिल और बाकी के चेहरे पीले पड़ गए। उन चारों का दबाव देखकर उनकी रूह कांप उठी। एक्सुएंशन वेव। सौभाग्य से एल्डर रंजीत पूरी तरह शांत था। बिना घबराए उसने उड़ने वाली नाव पर काउंटलेस रून्स जगा दिए। तुरंत एक विशाल तरंग हवा में फैल गई। वह तरंग उन विशाल समुद्री राक्षस से टकराई और उन्हें हजारों मील दूर उछाल फेंका। सब खुशी से चिल्ला उठे, वाह, ये तो गजब की चीज है। बॉस, जब हमारे पास काफी पैसा हो तो मैं भी एक लेना चाहता हूं। अर्जुन की आंखें चमक उठीं जब उसने एल्डर रंजीत को उड़ने वाली नाव नियंत्रित करते देखा। उसमें ईर्ष्या झलक रही थी। क्यों परेशान होना? इस तरह की विशाल उड़ने वाली नाव को हमारी मौजूदा हैसियत से खरीदना नामुमकिन है, राघव ने कहा। वह जानता था कि आक्रामक और रक्षात्मक दोनों गुणों वाली ये उड़ने वाली नाव इतनी महंगी होगी कि सुनकर भी लोग डर जाए। इसके अलावा मान लो कि वे खरीद भी ले तो भी इसे चला पाना मुश्किल होगा। राघव ने चोरी छुपे इसकी जांच की थी और पाया था कि नाव के निचले स्तरों में एक सील किया हुआ गुप्त स्थान मौजूद है। हालांकि वो अंदर नहीं जा सका, लेकिन उसे उसके भीतर अनंत आध्यात्मिक ऊर्जा का एहसास हो रहा था। अंदर निश्चित रूप से ढेर सारे स्पिरिट स्टोन्स भरे हुए थे, और वह भी उच्च स्तरीय। चाहे आक्रमण में हो या रक्षा में, इस फ्लाइंग बोट को चलाने के लिए असीमित मात्रा में हाई ग्रेड स्पिरिट स्टोन्स की आवश्यकता थी। राघव ऐसा बेकार खर्च कभी नहीं करेगा, इसलिए उसने चाहा कि अर्जुन उस विचार को छोड़ दे। एल्डर रंजीत ने अभी अभी उन 4 समुद्री राक्षस को उड़ाया ही था कि उसने फ्लाइंग बोट को आगे बढ़ाया। लेकिन इस बार फ्लाइंग बोट की गति बहुत अधिक नहीं थी। उसे तेज होने में समय चाहिए था, और इसी बीच चारों समुद्री राक्षस तेजी से पीछे आ पहुंचे। एक विशाल वालरस जैसे सी डीमन ने अपनी भारी पूंछ से फ्लाइंग बोट पर प्रहार किया। बूम! रक्षा प्रणाली सक्रिय होने के बावजूद फ्लाइंग बोट दूर तक उछल गई। सबके शरीर हिल गए और वे लगभग खून उगल देते। कमबख्त दरिंदे, कोई मेरी जगह बोट को नियंत्रित करे, मैं जाकर इन्हें मारता हूं। ये कहते ही एल्डर रंजीत ने चौंकाने वाला कदम उठाया। वो फ्लाइंग बोट छोड़कर अकेला ही उन 4 समुद्री राक्षस से लड़ने निकल पड़ा। सभी स्तब्ध रह गए। आदिल हकलाते हुए बोला, लेकिन हम में से तो किसी को इसे चलाना आता ही नहीं। बूम! अचानक फिर से प्रहार हुआ और सबके मुंह से डर से चीखें निकल गई। कुछ डिसाइपल्स खून खांसने लगे। भले ही फ्लाइंग बोट की रक्षा प्रणाली सक्रिय थी, फिर भी समुद्री राक्षस के आक्रमण का कुछ हिस्सा अंदर पहुंच गया। कमजोर डिसाइपल्स उसे सहन नहीं कर सके। सभी भयभीत थे। 8वें और 9वें स्तर के समुद्री राक्षस के बीच का अंतर बहुत बड़ा था। यहां तक कि मनोज और बाकी लोगों को भी लगा कि वे इतने भयानक हमले का सामना नहीं कर पाएंगे। मुझे करने दो। अर्जुन कूदकर कंट्रोल प्लेटफॉर्म पर चढ़ गया। उसने सामने बने असंख्य रून्स और रेखाओं को देखते हुए उन्हें समझने की कोशिश शुरू की। क्या उसे सच में चलाना आता है? आदिल ने संदेह से पूछा। चिंता मत करो, मैं गारंटी देता हूं कि उसे बिल्कुल नहीं आता, मनोज ने कहा। शुरू में तो आदिल को थोड़ी राहत मिली, लेकिन जैसे ही वाक्य पूरा हुआ उसका खून उगलने का मन हुआ। भाई, इस समय मजाक मत करो। जीवन और मृत्यु तो भाग्य पर निर्भर है। डरने का क्या फायदा? डर से तुम और उलझ जाओगे और सही फैसला नहीं कर पाओगे। तब तुम्हारा आखिरी मौका भी चला जाएगा, मनोज ने निश्चिंत होकर कहा। आदिल चौंक गया। अब जाकर उसने देखा कि हालांकि ड्रैगन ब्लड वॉरियर्स भी चौंके थे, लेकिन उनके चेहरों पर डर या घबराहट का जरा भी भाव नहीं था। हाँ, यह तो डिवाइन ड्रैगन टेल स्पिन लग रहा है, अचानक अर्जुन ने उत्साहित होकर कहा और उसने एक बटन पर हाथ मार दिया। ठीक उसी समय एक 9वें स्तर का सी डीमन उन पर हमला करने वाला था।
जैसे ही अर्जुन ने बटन दबाया, फ्लाइंग बोट के पिछले हिस्से में एक विशाल पूंछ प्रकट हुई। वह पूंछ एक असली ड्रैगन की पूंछ जैसी थी और असंख्य रून से बनी हुई थी। बटन दबाते ही बोट तेजी से घूमने लगी और वो पूंछ कोड़े की तरह लहराई, सी डीमन को दूर फेंकते हुए। शानदार! अर्जुन खुशी से चिल्लाया। ये अनुभव बेहद रोमांचक था। लेकिन सी डीमन को उड़ाने के बाद भी वो फ्लाइंग बोट को रोक नहीं पाया। बोट लगातार तेजी से घूमती रही और हवा में ही एक भंवर सा बन गया। जल्दी रोको इसे, हम तो उल्टी। सब लोग चक्कर खाकर उल्टियां करने लगे। इस तेज घुमाव को बड़े डिसाइपल्स भी सहन नहीं कर पाए। मुझे इसे रोकना नहीं आता, कंट्रोल प्लेटफॉर्म की कुर्सी को कसकर पकड़ते हुए अर्जुन चीखा। बोट पूरी तरह से उसके नियंत्रण से बाहर हो गई थी। आखिर हुआ ये कि जब अर्जुन लगातार घूमते हुए इधर उधर लात मार रहा था, तभी उसका पैर गलती से एक दूसरे यंत्र पर लगा और फ्लाइंग बोट धीरे धीरे रुक गई। ओह, तो ऊपर वाला बटन चालू करने के लिए था और नीचे वाला रोकने के लिए। अर्जुन ने राहत की सांस लेते हुए कहा। अब जाकर उसे कंट्रोल मैकेनिज्म समझ में आया। राघव ने सीमा और नेहा को कसकर पकड़े रखा। हालांकि वे घायल नहीं हुई, लेकिन जोर से झकझोर दिए जाने के कारण दोनों का सिर चकरा रहा था। सीमा का चेहरा तो खासकर पीला पड़ गया था, क्योंकि वह एक सोल कल्टीवेटर थी। अर्जुन, तुम्हें यह आता भी है या नहीं? राघव ने सीमा की हालत देखकर उसे डांटा। चिंता मत करो, इस बार मैं पक्का काबू कर लूंगा। अर्जुन ने कंट्रोल पैनल की रेखाओं को ध्यान से देखना शुरू किया। हालांकि उसे कुछ इमॉर्टल कैरेक्टर्स अच्छे से समझ नहीं आते थे, लेकिन उनकी बनावट और पैटर्न से उसने अंदाजा लगाना शुरू कर दिया। सावधान, एक और आ रहा है, किसी ने चिल्लाकर चेताया। एक और 9वें स्तर का सी डीमन पीछे से तेजी से आ रहा था। बस देखो, अर्जुन ने हाथ पटक कर कंट्रोल पैनल दबाया। बोट के पिछले हिस्से से एक विशाल दर्पण खुल गया। उस पर असंख्य रेखाएं चमक उठीं। उसके पीछे हजारों हाई ग्रेड स्पिरिट स्टोन्स जड़े हुए थे। उस दर्पण के बीचों बीच एक विशेष रूप से चमकदार स्पिरिट स्टोन था। यह वास्तव में अत्यंत दुर्लभ टॉप ग्रेड स्पिरिट स्टोन था। दर्पण से प्रकाश की लहरें निकली। उस पर एक विशाल तीर प्रकट हुआ और 9वें स्तर के सी डीमन पर जा लगा। जैसे ही वह तीर बना, दर्पण पर लगे सारे स्पिरिट स्टोन्स काले पड़ गए, टूटकर बिखर गए। जैसा सोचा था, यह तो पैसे जलाने वाला खिलौना है। राघव और अर्जुन ने साफ साफ देखा, यह केवल किसी अमीर के लिए ही उपयोगी था। वह सी बीस्ट दुर्भाग्यशाली था। बोट के ठीक पिछले हिस्से पर उसका सिर था और तीर सीधा उसके सिर में जा घुसा, जिससे वो फट गया। लेकिन अर्जुन के लिए लोग खुशियां मनाते उससे पहले ही फ्लाइंग बोट के भीतर अचानक एक आकृति प्रकट हुई। उसने अर्जुन को हटाकर कंट्रोल संभाल लिया और बोट को भागने पर मजबूर कर दिया। बड़ी मुसीबत, हम भाग रहे हैं। सब लोग अभी भी उलझन में थे जब 4 समुद्री राक्षस की लाशें फ्लाइंग बोट में फेंकी गई। एल्डर रंजीत ने वापस लौटने से पहले बाकी 3 समुद्री राक्षस को मार दिया था और वे इतने तनाव में थे कि उन्हें इसका एहसास ही नहीं हुआ। एल्डर रंजीत वापसी के बाद पहले जैसी सहजता नहीं दिखा रहे थे। उनके चेहरे पर एक अभूतपूर्व गंभीर भाव था और उन्होंने जल्दी से बोट को उड़ाने का आदेश दिया। सब लोग हैरान रह गए। क्या चारों 9th रैंक समुद्री राक्षस मारे नहीं गए थे? फिर वो इतना घबराए क्यों थे? क्या हो रहा है? नेहा ने चुपके से राघव से पूछा। शायद मैंने थोड़ा ज्यादा कर दिया। हम घिरे हुए हैं। राघव को थोड़ा बुरा लगा। उसने उम्मीद नहीं की थी कि मामला इतना बढ़ जाएगा। अचानक स्पेस हिलने लगी और विशाल लहरें आसमान में उठने लगी। डरावना दबाव उन पर गिरने लगा जब विशाल आकार सी से बाहर उड़ते हुए दिखाई दिए। हे भगवान, सच में इतनी संख्या है। उन्होंने देखा कि फ्लाइंग बोट घेर ली गई थी। हजारों मील तक सब कुछ ब्लॉक हो चुका था। वे विशाल आकृतियां सभी 9th रैंक समुद्री राक्षस थी और उनकी संख्या लगभग 80 थी। 80 9th रैंक समुद्री राक्षस ने पूरे आसमान को ढक लिया था। ये एक ऐसा ब्लॉकेड था जिससे बाहर निकलना असंभव था। सब लोग तैयार हो जाओ, हमें केवल अपने रास्ते से लड़कर निकलना होगा, एल्डर रंजीत ने चिल्लाया। उन्होंने कंट्रोल पैनल के कई बिंदुओं को दबाया। फ्लाइंग बोट अचानक गड़गड़ाई और स्पिरिचुअल ऊर्जा फूट पड़ी। फ्लाइंग बोट पर बने रून्स जल उठे।
यहां तक कि अंदर के भी। हालांकि डिसाइपल्स को इतनी बड़ी फ्लाइंग बोट चलाना नहीं आता था, लेकिन सभी रून्स चलते देख स्पष्ट था कि फ्लाइंग बोट अपनी पूरी शक्ति का उपयोग करने वाला था। वे लापरवाही करने की हिम्मत नहीं कर सकते थे। उन्होंने खुद को बचाने के लिए हेवनली दाव रून्स बुलाए ताकि तीव्र प्रभाव से मारे न जाए। फ्लाइंग बोट के रून्स की रोशनी अचानक सूरज जैसी चमकने लगी। राघव ने देखा कि नीचे डेक में रखे स्पिरिट स्टोन्स तेजी से टूट रहे थे। उनकी आधी ऊर्जा एक ही क्षण में गायब हो गई। फ्लाइंग बोट तोप की तरह उड़ती हुई सामने के 9th रैंक समुद्री राक्षस से टकराई। 2 मारे गए, बाकी किनारे हो गए। लेकिन एल्डर रंजीत का चेहरा और बिगड़ गया। इस एक झटके ने फ्लाइंग बोट में कई लोगों को खून उगलने और जमीन पर गिरने पर मजबूर कर दिया। प्रभाव लगभग उनकी जान ले चुका था। अचानक एक क्रोधित गर्जना गूंजी। समुद्री राक्षस अलग हुए और आकाश में एक विशाल आकृति दिखाई दी। 6 हॉर्न सी सर्पेंट। एल्डर रंजीत चौंकते हुए चिल्लाए। वो विशाल सी ड्रेक के 3 जोड़े हॉर्न्स थे। इसके हॉर्न सुनहरे थे और उन पर एंशिएंट रून्स थे। 6 हॉर्न सी सर्पेंट सामान्य समुद्री राक्षस से अलग था। इसका अपना नाम था। केवल कुछ शक्तिशाली समुद्री राक्षस के पास ही मानव कल्टिवेटर्स द्वारा नामित होने की योग्यता होती है। मूर्ख इंसानों, जब तुमने हमारे क्षेत्र में परेशानी मचाने की कोशिश की तो अब तुम मर सकते हो। आश्चर्यजनक रूप से यह 6 हॉर्न सी सर्पेंट मानव भाषा बोल सकता था, लेकिन इसकी आवाज लोहे पर लोहे को घिसने जैसी थी। अगर ध्यान से न सुना जाए तो समझना मुश्किल था। अब यह परेशानी है। एल्डर रंजीत का चेहरा बेहद गंभीर था। क्या हुआ? क्या इसे संभाल नहीं सकते? राघव एल्डर रंजीत के पास गया। वह 6 हॉर्न सी सर्पेंट सामान्य सी डीमन नहीं है। यह असाधारण शक्तिशाली है और अपनी इन्नेट डिवाइन एबिलिटीज रखता है। अगर एक एक करके लड़े शायद मैं इसे हरा सकता हूं, लेकिन अब हम घिरे हुए हैं और फ्लाइंग बोट में स्पिरिट स्टोन्स भी पर्याप्त नहीं है। अगर हम सब खर्च कर दें तो इसे मारना कोई समस्या नहीं होगी, लेकिन फिर फ्लाइंग बोट उड़ नहीं पाएगा। हम फंस गए हैं। एल्डर रंजीत ने आह भरी। आदिल और बाकी लोग सफेद पड़ गए। एल्डर रंजीत का मतलब साफ था। फ्लाइंग बोट में केवल एक और हमला करने की ऊर्जा थी, और अगर वे इसे इस्तेमाल करेंगे तो फ्लाइंग बोट और आगे नहीं बढ़ पाएगी, और इस हमले से केवल 6 हॉर्न सी सर्पेंट मरेगा, बाकी 9th रैंक समुद्री राक्षस नहीं। अन्य शब्दों में एल्डर रंजीत भी अब पावरलेस था। वे सब यहां मरने वाले थे। वे हताश थे। अगर मैं कुछ कोशिश करूं तो? राघव ने थोड़ी सोच के बाद पूछा। तुम? एल्डर रंजीत चौंके। हां, मुझे पूरी तरह विश्वास नहीं है, लेकिन कोशिश करनी चाहिए। सीनियर, कृपया मुझे फ्लाइंग बोट के बाहर ट्रांसपोर्ट करें, राघव ने कहा। क्या तुम सुनिश्चित हो? एल्डर रंजीत ने पूछा। हां, राघव ने देखा कि 6 हॉर्न सी सर्पेंट की स्केल्स चमकने लगी थी। यह एक शक्तिशाली अटैक के लिए एनर्जी जमा कर रहा था। सभी के हॉरिफाइड नजरों के सामने राघव फ्लाइंग बोट के बाहर प्रकट हुआ। सामने खड़ा होकर उसने 6 हॉर्न सी सर्पेंट को ठंडी निगाहों से देखा। हे भगवान, बॉस क्या कर रहा है? मनोज की थोड़ी नीचे गिर गई। वो अपनी आंखों पर विश्वास नहीं कर सकता था। यहां तक कि एल्डर रंजीत भी इतने समुद्री राक्षस का सामना करने की हिम्मत नहीं कर रहे थे। लेकिन राघव अकेले बाहर निकल गया। यह बेहद शॉकिंग था। एक चींटी बाहर आई है। क्या तुम अपनी बेकार जिंदगी से हमारे क्रोध को शांत करने की कोशिश कर रहे हो? 6 हॉर्न सी सर्पेंट ने ठंडे स्वर में कहा। उसके विशाल शरीर के सामने राघव सच में एक छोटी सी चींटी जैसा था। मूर्ख, तुम अपने एंसेस्टर के सामने नहीं झुके, राघव ने चिल्लाया। उसका ब्लड ऊर्जा दौड़ने लगा और उसकी स्किन पर ग्रीन स्केल्स उभर आई। एक शक्तिशाली ऑरा खूटा। एक अद्भुत ग्रैंडियर उसके भीतर से निकला, और छोटा और कम होने के बावजूद वो बाकी दुनिया पर नजर डालता प्रतीत हुआ। 6 हॉर्न सी सर्पेंट अटैक करने ही वाला था कि राघव का नया ऑरा उस पर पड़ा। वह अचानक रुक गया और इनवॉलंटरीली कांपने लगा। बाकी समुद्री राक्षस का हाल और भी बुरा था। वे जोर जोर से कांपने लगे और पीछे हट गए। देखा, यही है बॉस की दबंगई। समुद्री राक्षस को भी उसके सामने रास्ता देना पड़ता है।
यह सबसे ऊंचा पोजिंग रियल्म है, अर्जुन ने उत्साह से कहा। यहां तक कि एल्डर रंजीत भी शॉक थे। वह और अधिक यह समझने में असमर्थ महसूस कर रहे थे कि राघव क्या कर रहा है। ब्लड ऊर्जा स्पिरिट ब्लड प्रेशर हो सकता है, लेकिन समुद्री राक्षस इतनी डर क्यों रहे थे वो समझ नहीं पा रहे थे। वो नहीं जानते थे कि यह स्पिरिट ब्लड प्रेशर नहीं था, बल्कि राघव ने ग्रीन ड्रैगन एसेंस ब्लड को रिफाइन करने के बाद ब्लड लाइन प्रेशर छोड़ा था। उसका ड्रैगन ब्लड एक सच्चे ड्रैगन से आया था, जो सभी बीस्ट्स का राजा था। इसका ब्लड लाइन प्रेशर मैजिकल बीस्ट्स और समुद्री राक्षस के खिलाफ विशेष रूप से प्रभावी था। यहां तक कि ये 9th रैंक समुद्री राक्षस भी डर के मारे उसके पास आने की हिम्मत नहीं कर रहे थे। भागो, राघव ने चिल्लाया। उसकी गर्जना आसमान में गूंज रही थी। 9th रैंक समुद्री राक्षस सच में और पीछे हट गए। यहां तक कि 6 हॉर्न सी सर्पेंट भी धीरे धीरे किनारे हो गया, रास्ता खोल दिया। राघव के ब्लड ऊर्जा ने उसे डराया। हालांकि वह थोड़ा अनिच्छुक था, पर वह उस दबाव का विरोध नहीं कर सकता था। राघव की चिल्लाहट से 9th रैंक समुद्री राक्षस में रास्ता बनते देख एल्डर रंजीत खुश हुए। उन्होंने फ्लाइंग बोट को आगे बढ़ाया। बॉस कहता है धीरे चलो, किसी तरह की डर न दिखाओ, अर्जुन ने राघव की तरफ देखते हुए कहा। राघव के हाथ पीठ के पीछे थे, लेकिन वे लगातार संकेत बना रहे थे जिन्हें केवल अर्जुन समझ सकता था। जब उनके पास और कोई काम नहीं होता तो वे कुछ सीक्रेट सिग्नल्स बनाते। अर्जुन ड्रैगन ब्लड लीजन का कमांडर था, इसलिए उन्हें सीक्रेट कम्युनिकेशन मेथड चाहिए था। बैटलफील्ड में स्पिरिचुअल मैसेजेस भी कट सकते थे। फ्लाइंग बोट धीरे धीरे आगे बढ़ी। राघव सामने खड़ा था और उसका ब्लड ऊर्जा उड़ रहा था। 9th रैंक समुद्री राक्षस बस देख रहे थे, उन्हें रोकने की हिम्मत नहीं थी। यहां तक कि 6 हॉर्न सी सर्पेंट भी अटैक करने की हिम्मत नहीं कर रहा था। राघव का ग्रैंड ऑरा इतना शक्तिशाली था कि वह सभी पर, यहां तक कि 6 हॉर्न सी सर्पेंट पर भी नजर डाल रहा था। राघव जितना अधिक डिस्डेन दिखा रहा था, वो उतना ही अटैक करने की हिम्मत नहीं कर रहा था। वो नहीं जानता था कि क्या करे, और बाकी समुद्री राक्षस उसके आदेशों की प्रतीक्षा कर रहे थे। वे नहीं जानते थे कि राघव पहले से ही पसीना बहा रहा था। ब्लड लाइन प्रेशर होने के बावजूद वो केवल सी एक्सपांशन पर था। यह 6 हॉर्न सी सर्पेंट शायद एक ही वार में उसे मार सकता था। यह पोजिंग बहुत खतरनाक था। सौभाग्य से ड्रैगन ब्लड का दबाव वास्तव में उन्हें डराने में प्रभावी था। राघव समुद्री राक्षस को आरोगेंट दिखाने के लिए नहीं देख रहा था, पर उसकी डिवाइन सेंस लगातार चारों ओर घूम रही थी। धत्त, ये काम नहीं कर रहा, वे हमला करने वाले हैं। राघव का चेहरा अचानक बदल गया। उसने महसूस किया कि 6 हॉर्न सी सर्पेंट की स्केल्स धीरे धीरे खुल रही थी। उसने जल्दी से अर्जुन को नए हैंड सिग्नल्स दिए। बूम! फ्लाइंग बोट अचानक लाइट के साथ फूट पड़ी, तोप की तरह आगे बढ़ी और अपनी स्पीड पीक पर पहुंच गई। 6 हॉर्न सी सर्पेंट लगभग अपना अटैक करने ही वाला था, लेकिन फ्लाइंग बोट गायब हो गई। समुद्री राक्षस ने केवल तब प्रतिक्रिया दी जब फ्लाइंग बोट बच निकल गई। वे जल्दी से उनका पीछा करने लगे। तुम सच में मौत को आमंत्रित कर रहे हो? तुम बेवकूफ, तुम लोगों को बहुत सताते हो। 6 हॉर्न सी सर्पेंट ने गाली दी। ऐसा लग रहा था कि गुस्से में वह भूल गया कि वह इंसान नहीं है। शुरू में वो सच में राघव के ऑरा से डर गया था, लेकिन चाहे राघव का ब्लड लाइन पावर कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, उसकी कल्टीवेशन बेस केवल सी एक्सपांशन पर थी। ब्लड लाइन प्रेशर होने के बावजूद भी इसे आसानी से राघव को मार सकते थे। जब उसे यह एहसास हुआ, तब तक राघव भाग चुका था। सबसे नफरत करने वाली बात यह थी कि इससे ठीक पहले राघव ने आसानी से वे 2 9th रैंक कॉर्प्सेस उठा लिए जो फ्लाइंग बोट ने मार दिए थे। 6 हॉर्न सी सर्पेंट की इंटेलिजेंस सामान्य समुद्री राक्षस से बहुत ज्यादा थी। उसे पता था कि उसे धोखा दिया गया, और एक गर्जना के साथ उसने 9th रैंक समुद्री राक्षस को पीछा करने का आदेश दिया। कुछ समुद्री राक्षस हवा में उड़ते हुए अपनी स्केल से स्पेशल टीयरिंग पावर छोड़ रहे थे। बाकी कुछ समुद्र में लौट गए, जहां उनकी स्पीड सबसे तेज थी। बॉस, तुम सच में उन 2 कॉर्प्सेस को भी ले आए? अर्जुन ने राघव को पूजनीय नजरों से देखा। उसका बॉस सच में ग्रीडी था।
यहां तक कि इस समय भी उसने और लाभ लेने को नहीं भूला। एल्डर रंजीत, क्या हम स्पीड बढ़ा सकते हैं? राघव ने अर्जुन को नजरअंदाज करते हुए पूछा। फ्लाइंग बोट बहुत बड़ी है और इसकी एक्सेलरेशन बहुत धीमी है। इसे अपनी टॉप स्पीड तक पहुंचने में कम से कम 15 मिनट लगेंगे। एल्डर रंजीत ने सिर हिलाया। यह बड़ी फ्लाइंग बोट्स की एक कमजोरी थी। यह निम्बल नहीं थी और मैक्सिमम स्पीड तक पहुंचने में समय लगता था। हे भगवान, वे पकड़ चुके हैं, आदिल ने चिल्लाया। दूरी में विशाल आकृतियों का समूह उनका पीछा कर रहा था और सामने टेरिफाइंग 6 हॉर्न सी सर्पेंट था। उसका शरीर हवा में तैर रहा था। उसकी स्केल्स चमक रही थी और पलक झपकते ही उसने पकड़ लिया। हमारा तो अब बुरा हाल है, ईस्टर्न वेस्टलैंड के एक डिसाइपल ने कहा। वे उस लेजेंडरी वर्ल्ड सेंट्रल प्लेन्स जाना चाहते थे, लेकिन उस लेजेंडरी वर्ल्ड को देखने से पहले ही वे इस सी में मर जाएंगे। एल्डर रंजीत, तेजी से एक्सेलरेट करते रहो, मैं उन्हें रोकता हूं, राघव ने कहा। तुम नहीं कर सकते। तुम्हारा ब्लड लाइन प्रेशर प्रभावी है, लेकिन तुम्हारी कल्टीवेशन बेस बहुत कम है। यह उन्हें रोकने के लिए पर्याप्त नहीं है और वे दोबारा फंसेंगे नहीं। अर्जुन, तुम बोट कंट्रोल करो, मैं उन्हें रोकने जाता हूं। तुम बचोगे या नहीं, यह तुम्हारी लक पर निर्भर करेगा, एल्डर रंजीत ने कहा। एल्डर रंजीत, सब लोग चौंक कर चिल्लाए। एल्डर रंजीत साफ कह रहे थे कि वह समुद्री राक्षस से लड़कर उन्हें समय दिलाएंगे। इससे उन्हें जीवित रहने की उम्मीद मिलेगी, लेकिन एल्डर रंजीत निश्चित रूप से मारे जाएंगे। यह अप्रत्याशित था कि ये उदासीन और ठंडे एल्डर रंजीत अपने लिए बलिदान देने वाले थे। सबको एक कड़वी भावना हुई। ये नियम है, बुरा मत मानो, समय दबाव में है, इसलिए मैं, एल्डर रंजीत ने कहा। राघव ने सिर हिलाया। बिना फायदा। 6 हॉर्न सी सर्पेंट की इंटेलिजेंस इंसान के बराबर है, चाहे तुम खुद को बलिदान करो। ये कुछ समुद्री राक्षस को पीछा जारी रखने का आदेश देगा। अर्जुन फ्लाइंग बोट चलाना नहीं जानता, इसलिए अंत में कोई भी बच नहीं पाएगा। यही एक विकल्प है, एल्डर रंजीत ने कहा। मेरे पास अभी कुछ ट्रिक्स हैं, शायद मैं थोड़ा समय रोक सकता हूं। एल्डर रंजीत, मुझे बाहर ट्रांसपोर्ट करो, राघव ने कहा। एल्डर रंजीत के पास और कोई विकल्प नहीं था। अगर राघव कह रहा था कि उसके पास ट्रिक्स है, तो उसे कोशिश करने देना ही सबसे अच्छा था। इस बार राघव शिप के पीछे प्रकट हुआ। राघव ने 6 हॉर्न सी सर्पेंट की तरफ घमंडी स्वर में कहा, तुम मूर्ख फिश, तुम अपने एंसेस्टर का ब्लड लाइन पहचानते भी नहीं। क्या तुम अपने सुपीरियर को अपमानित करना चाहते हो? कहा जाता है कि 6 हॉर्न सी सर्पेंट के पास ड्रैगन का ब्लड लाइन है। हालांकि यह बहुत फेंट था, पर मौजूद था। सभी समुद्री राक्षस में केवल वही राघव के ब्लड लाइन प्रेशर के खिलाफ थोड़ा बहुत टकरा सकता था, लेकिन यह अपनी सोल से आने वाले रेवरेंस को दबा नहीं सकता था। मुझे ट्रिक मत करने की कोशिश करो, तुम चालाक, घिनौने इंसान, तुम कोई सच्चा ड्रैगन नहीं हो। मैं तुम्हें खा जाऊंगा क्योंकि तुमने ट्रू ड्रैगन का नाम गंदा किया, 6 हॉर्न सी सर्पेंट ने चिल्लाया। राघव ने मन ही मन गाली दी। 6 हॉर्न सी सर्पेंट ने उसकी ट्रू ड्रैगन एसेंस ब्लड को महसूस किया और उसे खाने की कोशिश कर रहा था। फिर शायद इसे सच में ड्रैगन बनने का मौका मिल जाए। अगर 6 हॉर्न सी सर्पेंट इतना इंटेलिजेंट नहीं होता तो वे पहले ही भाग चुके होते। लेकिन अब समस्या थी, फ्लाइंग बोट हर क्षण तेज हो रही थी। इस समय उन्हें सबसे ज्यादा जरूरत थी राघव के स्टॉल करने की। नहीं, तुम गलत हो। क्या तुमने ट्रू ड्रैगन हेवनली सन के बारे में नहीं सुना? हां, मैं ही ट्रू ड्रैगन हेवनली सन हूं। हालांकि मैं ड्रैगन रोब्स नहीं पहन रहा। क्या तुम मेरी टेम्परामेंट, मेरी मैनरिज्म्स नहीं पहचान सकते? क्या तुम मेरा ऑरा नहीं महसूस करते जो ड्रैगन की तरह दुनिया को देख रहा है? जैसा कहा जाता है, लोगों को उनके दिखावे से मत आको। सी का पानी बहुत ठंडा है। राघव बेवकूफ बातें करते हुए अंत में खुद भी नहीं जान पाया कि क्या कह रहा है। शुरू में 6 हॉर्न सी सर्पेंट राघव की बातों से चौंका, लेकिन जैसे ही राघव लगातार बकवास करता रहा, उसने उसकी बात नहीं समझी। फिर उसने देखा फ्लाइंग बोट तेजी से बढ़ रही थी और उसका लक्ष्य समझ गया। उसने अपना मुंह खोला और राघव की ओर एक विशाल ग्लोब ऑफ लाइट छोड़ा।
यह उसकी इन्नेट डिवाइन एबिलिटीज में से एक थी। यदि यह लगती तो राघव का शरीर भी नहीं बचता। अचानक राघव गायब हो गया जब उसे एल्डर रंजीत ने वापस खींच लिया। उसी समय एल्डर रंजीत ने फ्लाइंग बोट की डिफेंसेस को पूरी तरह एक्टिवेट किया। बाम! फ्लाइंग बोट जोर से हिली और दूर चली गई। अत्यधिक शक्ति के कारण फ्लाइंग बोट पानी से टकराई और कई बार उछली, जिससे अंदर बैठे लोग खून उगलने लगे। ड्रैगन ब्लड वॉरियर्स भी इसे सहन नहीं कर सके और घायल हो गए। बाकी कई बेहोश हो गए। तुम ठीक हो? नेहा ने चिल्लाया। सीमा पीली पड़ गई थी और उसके मुंह के कोने से खून गिर रहा था। नेहा ने पूरी कोशिश की उसकी रक्षा करने की, फिर भी सीमा घायल थी। मैं ठीक हूं, सीमा ने सांत्वना दी। धत, तो ये केस है फेस देने का पर फेस न मिलने का। एल्डर रंजीत, मुझे बाहर भेजो। राघव फिर से बोट के पीछे प्रकट हुआ। 6 हॉर्न सी सर्पेंट की ओर इशारा करते हुए उसने गाली दी। बास्टर्ड, मैं तुम्हें इसका बदला दूंगा। डबल ड्रैगन डिस्ट्रक्शन। गर्जना हवा में गूंजी और फ्लेम्स और लाइटनिंग कंडेंस्ड हुए। 2 ड्रैगन्स 3000 मील लंबे प्रकट हुए और तुरंत एक दूसरे में लिपटकर ड्रैगन ट्विस्टर बना दी, जो 6 हॉर्न सी सर्पेंट पर हमला कर रही थी। 6 हॉर्न सी सर्पेंट उड़ गया। जोरा और शीन अब पुराने नहीं थे। जोरा ने ट्रिब्यूलेशन से असाधारण बिजली की शक्ति अब्सॉर्ब की थी, जबकि शीन ने एक और अर्थ फ्लेम डिवार किया था। दोनों पहले से बहुत मजबूत थे। 6 हॉर्न सी सर्पेंट ने पहले महसूस किया कि उसका शरीर सुन्या हो गया, क्योंकि बिजली की शक्ति ने अंदर प्रवेश किया और फिर फ्लेम्स ने उसे घेर लिया। 9th रैंक सी डीमन होते हुए भी उसका शरीर इतनी टेरिफाइंग फ्लेम्स सहन नहीं कर सका। हवा में जलने की और कुक्ड फिश की स्मेल फैली। ब्रदर राघव, मैं इसे खाना चाहता हूं। सिद्धार्थ तुरंत खुशबू से भरा और अनबियरेबली भूखा हो गया। सब लोग लगभग गिर पड़े। अब समय क्या था? फिर भी वो फूड चाहता है। 6 हॉर्न सी सर्पेंट पीछे धकेला गया और हालांकि थोड़ा इंजर्ड था, लेकिन फैटल नहीं था। राघव ने जोरा और शीन को फ्लाइंग बोट के पीछे घूमते रहने के लिए रखा ताकि उन्हें प्रोटेक्ट कर सके। दोनों बहुत बड़े थे और समुद्री राक्षस को उनके कॉम्बिनेशन अटैक से डरना पड़ता था। फ्लाइंग बोट के पीछे दोनों होने से समुद्री राक्षस और पीछे हट गए। बॉस माइटी है, अर्जुन और बाकी ने चीयर किया। एल्डर रंजीत ने भी राहत की सांस ली, क्योंकि उन्होंने नहीं सोचा था कि राघव के पास इतने ट्रम्प कार्ड्स होंगे। मुश्किल अस्थायी रूप से टाल दी गई। चाहे लाइटनिंग हो या फ्लेम्स, हर एक वाटर एट्रीब्यूट समुद्री राक्षस को डराने के लिए पर्याप्त था। बिजली की शक्ति विशेष रूप से प्रभावी थी, क्योंकि ये 9 हेवेंस ट्रिब्यूलेशन लाइटनिंग से आया था। बास्टर्ड, 6 हॉर्न सी सर्पेंट ने गुस्से में गरजते हुए कहा। फ्लाइंग बोट की स्पीड लगातार बढ़ती देख यह अंततः पागल हो गया। उसका शरीर अचानक खुल गया और मुंह खोलकर विशाल ग्लोब ऑफ लाइट छोड़ा। बूम! 2 ड्रैगन्स इस टेरिफाइंग अटैक के सामने टूट गए, जिससे राघव का चेहरा बदल गया। लेकिन उसने देखा कि 6 हॉर्न सी सर्पेंट की स्केल्स थोड़ी डिम हुई थी। यह अटैक बहुत महंगा पड़ा होगा। एक अच्छा मौका। 6 हॉर्न सी सर्पेंट ने अभी अभी पावरफुल अटैक छोड़ा था और उसका ऑरा अभी भी नीचे था। इस समय फ्लाइंग बोट के पीछे से एक ह्यूज फ्लाइंग स्वॉर्ड उसके सिर से निकलकर उसके शरीर में घुसा। उसका शरीर तुरंत फ्लाइंग बोट में खींच लिया गया और राघव भी वापस अंदर आया, क्योंकि फ्लाइंग बोट की स्पीड अब अपनी पीक पर थी। बाकी समुद्री राक्षस अब पास नहीं आ सके। फ्लाइंग बोट अभी भी एक्सेलरेट कर रही थी। इसका मतलब वे सुरक्षित थे। बॉस बाडास है। एल्डर रंजीत, हेल एल्डर रंजीत। अर्जुन ने चीयर किया। सब लोग सर्टन डेथ से बचने पर उत्साहित थे, यहां तक कि एल्डर रंजीत भी रेयर स्माइल के साथ थे। कैलामिटी से बचने का अनुभव वास्तव में अच्छा था। धत्त, हम एक टेरिफाइंग एग्जिस्टेंस को परेशान कर बैठे। राघव भी पहले उत्साहित थे। वो बस पॉल्स की तैयारी कर रहा था कि उसके और एल्डर रंजीत के चेहरे पूरी तरह बदल गए। राघव की पीठ अचानक पसीने से तरबतर हो गई, क्योंकि मौत का एक भयानक एहसास उसके ऊपर आया। ये उसका दूसरा अनुभव था। राघव, सीमा चौंकी। उसने भी ऐसी भयानक धमकी का अनुभव किया था। राघव और सीमा ने स्पिरिट वर्ल्ड में
एक भयानक अस्तित्व को परेशान कर दिया था। उस समय दोनों लगभग मर ही गए थे। अब वे दोनों एक ही स्तर की धमकी महसूस कर रहे थे। एल्डर रंजीत का चेहरा धूसर हो गया था। वो पहले ही बचने की उम्मीद छोड़ चुके थे। एल्डर रंजीत, ये किस तरह का अस्तित्व है? अर्जुन और बाकी लोग डर से पीले पड़ गए। एक 10th रैंक सी डीमन का ऑरा। हम विरोध करने में पावरलेस है। एल्डर रंजीत ने आह भरी। ये किंग से भी ऊपर का अस्तित्व था। एल्डर रंजीत ने कभी नहीं सोचा था कि उन्हें इतनी बदकिस्मती होगी कि वे समुद्र की गहराई में छिपे एक 10th रैंक सी डीमन को परेशान कर देंगे। धूप वाला आसमान अचानक पिच ब्लैक हो गया। ऐसा लगा जैसे दुनिया का अंत हो गया। एक 10th रैंक सी डीमन की शक्ति हेवन और अर्थ को दबा सकती है। हमारे लिए यह देखने का अवसर मिलना कि मृत्यु से पहले ऐसा दृश्य सामने आए। हम बिना पछतावे के मर सकते हैं। एल्डर रंजीत ने भावुक होकर आह भरी। वॉइड जैसे फट रही थी। हवा में एक विशाल सिर प्रकट हुआ जो उन पर नजर डाल रहा था। हालांकि वे इसका पूरा शरीर नहीं देख पा रहे थे। सिर्फ सिर ही पूरे शहर के बराबर था। ऐसा लगा जैसे दुनिया ठंडी पड़ गई हो। ये एक देवता के सिर की तरह लग रहा था। ये एक और 6 हॉर्न सी सर्पेंट है। नहीं रुको, इसके 8 हॉर्न्स हैं। मनोज ने भय से उस विशाल सिर को देखा। ये शायद उस 6 हॉर्न सी सर्पेंट का पिता नहीं हो सकता, है ना? अर्जुन की आंखें ऑलमोस्ट निकल गई। ये मॉन्स्ट्रस सिर भयानक था। विशाल सिर अचानक गर्जना करने लगा। ऐसा लगा जैसे हेवेंस फट गए हों और साउंड वेव्स ने फ्लाइंग बोट की डिफेंसेस तोड़ दी। कान चुभने वाली आवाज ऐसे थी जैसे सुई उनके कान में घुस रही हो। साथ ही एक स्पिरिचुअल प्रेशर सभी पर क्रैश हुई, जिससे ऐसा लगा कि उनकी आत्माएं क्रश होने वाली है। राघव जल्दी से अपने ब्लड लाइन पावर को सर्कुलेट करने लगा। उसका ब्लड ऊर्जा इरप्टेड हुआ उस भयानक स्पिरिचुअल प्रेशर का सामना करते हुए। लेकिन उस स्पिरिचुअल प्रेशर के सामने उसने एक मुंह से खून उगल दिया। 10th रैंक सी डीमन के सामने वह बहुत वीक था। अपनी ड्रैगन ब्लड होने के बावजूद वो रेजिस्ट नहीं कर सका। धत, ऐसा कैसे हो सकता है? मैं अभी मर नहीं सकता। करने के लिए बहुत कुछ है। राघव ने मन ही मन गाली दी। वो सामने खड़ा होकर अधिकांश स्पिरिचुअल प्रेशर का सामना कर रहा था। वह जानता था कि बाकी लोग प्रेशर का सामना नहीं कर पाएंगे और अलाइव क्रश हो जाएंगे। लेकिन राघव की कल्टीवेशन बेस अभी भी बहुत कम थी। वो लगातार खून उगल रहा था। राघव, नेहा ने चिल्लाया। उसने बेहोश सीमा को अपने हाथ में पकड़ रखा था। एल्डर रंजीत केवल अपने दांत जकड़कर एंड्योर कर सकते थे। एक 10th रैंक सी डीमन के सामने उनकी शक्ति बाकी सभी से बहुत अलग नहीं थी। जैसे ही सभी ने सोचा कि वे मरने वाले हैं, राघव का खून समुद्र में गिरा। वह तेजी से डिसेप हो गया। बस अचानक समुद्र से एक किरण निकलकर अंधेरे आसमान को रोशन करने लगी। एक सेक्रेड, डिवाइन, इरेजिस्टिबल माइट इरप्टेड। यह सेक्रेड लाइट काले बादलों को उड़ाकर दुनिया को रोशन कर दिया। ये एक परिचित ऑरा है। राघव शॉक था। उस सेक्रेड लाइट के साथ एक फ्यूरियस और रिसेंटफुल रोर, जिसमें फियर भी था, गूंज उठा। फिर सभी ने महसूस किया कि उनका शरीर हल्का हो गया क्योंकि वो भयानक प्रेशर गायब हो गया। हेवन और अर्थ सामान्य हो गए। काले बादल गायब थे। विशाल सिर गायब था। सब कुछ गायब हो गया। ऐसा लगा जैसे ये सब केवल एक सपना था। लेकिन फ्लाइंग बोट की बैरियर भी गायब थी और बोट के कुछ हिस्सों में पतली क्रैक्स थी। ये सबको बता रही थी कि ये सपना नहीं था। एल्डर रंजीत भी डम्फाउंडेड थे। अभी अभी एक सेक्रेड लाइट ने भयानक 10th रैंक सी डीमन को पीछे धकेल दिया था। वो लाइट अब भी गायब हो गया था। एल्डर रंजीत को समझ नहीं आ रहा था कि हो क्या रहा है। यह परिचित ऑरा ड्रैगन ब्लड का ऑरा है। यह जरूर है। राघव की आंखें चमक उठीं। उसने यहां तक कि एक तरह की ब्लड लाइन समनिंग भी महसूस की। यह निश्चित रूप से ड्रैगन ब्लड था। एल्डर रंजीत, क्या आप यहां एक क्षण रुक सकते हैं? मैं नीचे जाकर देखता हूं। रुको, तुम क्या कर रहे हो? एल्डर रंजीत स्टार्टल्ड हुए, लेकिन राघव पहले ही समुद्र में कूद चुका था। एल्डर रंजीत का चेहरा गंभीर हो गया। विलफुल ब्रैट, ये नियमों का पालन बिल्कुल नहीं करता। एल्डर रंजीत,
फ्लाइंग बोट कई जगहों पर डैमेज हो चुकी है, हमें इसे थोड़ी रिपेयर करनी चाहिए। अगर आपको जरूरत हो, डिसाइपल मदद कर सकता है। जो आप मुझसे पूछेंगे उसे पूरा करने के लिए मैं अपनी पूरी शक्ति लगाऊंगा, चाहे मरना ही क्यों न पड़े, अर्जुन ने पुकारा, चेहरा एक्सप्रेशन से भरा। राघव ने अपनी आंखें बंद की और महसूस किया कि वह समनिंग कहां से आ रही थी। वह समुद्र की गहराई की ओर तैरने लगा। उसे यकीन था कि नीचे कुछ ऐसा है जो उसे चाहिए। उस प्रकाश ने जो बाहर निकला था वो वास्तव में चौंकाने वाला था। यह सच में एक 10th रैंक सी डीमन को भगाने में सक्षम था। उसे समझना था कि क्या हो रहा है। जैसे ही वह और नीचे गया, उसने और सी डीमन कॉप्सेस देखे। उनके स्वरूप से लगता था कि उन्हें भी उसी प्रकाश ने मार दिया था। 100 मील की गहराई तक पहुंचने पर उसने महसूस किया कि दबाव बहुत ज्यादा होने लगा है। उसके पास कोई विकल्प नहीं था सिवाय इसके कि वह अपनी डिवाइन रिंग को समन करे। राघव अपनी सुरक्षा को लेकर चिंतित नहीं था। यदि एक 10th रैंक सी डीमन को भी भगाया जा सकता था तो यह शायद पूरे समुद्र का सबसे सुरक्षित स्थान था। उसने समुद्र की गहराई को कम आंका था। वो लगातार 3 पूरे दिन डूबता रहा, फिर भी तल तक नहीं पहुंच सका। उसे प्रेशर को सहने के लिए 4 स्टार बैटल आर्मोर भी सम्मन करनी पड़ी। चौथे दिन उसे अंततः ग्रीन ड्रैगन बैटल आर्मोर का इस्तेमाल करना पड़ा, अन्यथा वह दबाव से कुचल जाता। जब उसने ग्रीन ड्रैगन बैटल आर्मोर समन की, उसने स्पष्ट रूप से महसूस किया कि समनिंग और भी तीव्र हो गई। वह एक निश्चित दिशा की ओर तैरने लगा। अंततः उसने उसे देखा। यह एक विशाल स्केल थी जो मोशनलेस तैर रही थी। इसके चारों ओर कई मील का एक वैक्यूम था। एक और ड्रैगन स्केल, राघव ने शौक के साथ देखा। इसे से आने वाली इनकॉम्परेबली प्योर ब्लडलाइन पावर को महसूस करते हुए उसका दिल धड़कने लगा। एक व्हाइट ड्रैगन स्केल, क्या यह एजियोर ड्रैगन की रिवर्स स्केल हो सकती है? राघव अपनी आंखों पर विश्वास नहीं कर पा रहा था। लेजेंड के अनुसार जब ड्रैगन्स जन्म लेते हैं उनकी स्केल्स ग्रीन होती है और इसलिए उन्हें ग्रीन ड्रैगन्स कहा जाता है। ग्रीन ड्रैगन्स उनका यंग रूप होता है। जैसे जैसे वे बड़े होते हैं वे अंततः मोल्टिंग करते हैं और एजियोर ड्रैगन्स बन जाते हैं। उनकी स्केल सिल्वर व्हाइट रंग की हो जाती है। कभी कभी उन्हें व्हाइट ड्रैगन्स या सिल्वर ड्रैगन्स कहा जाता है, लेकिन उनका असली नाम एजियोर ड्रैगन्स होता है। एक ड्रैगन की मोल्टिंग में केवल उसकी रिवर्स स्केल बचती है। यदि मैं इसे रिफाइन कर सकूं तो ड्रैगन ब्लड बॉडी टेम्परिंग आर्ट के अनुसार क्या मैं एजियोर ड्रैगन बैटल आर्मोर समन नहीं कर पाऊंगा? उस ड्रैगन की ताकत को सोचते हुए जिसने वह स्केल छोड़ी थी और जिससे एक 10th रैंक सी डीमन भाग गया था, राघव लगभग एक्साइटमेंट में चिल्ला पड़ता। यदि वो एजियोर ड्रैगन एसेंस ब्लड को रिफाइन कर सके तो क्या वह सेंट्रल प्लेन्स में प्रभुत्व नहीं जमाएगा? उस समय वो निडर होकर अपनी उत्पत्ति की खोज कर सकेगा। राघव धीरे धीरे ड्रैगन स्केल के पास आया। ये 1 मील चौड़ी थी, लेकिन ये एक डिवाइन लाइट छोड़ रही थी जिससे इसके चारों ओर कई दर्जन मील का वैक्यूम बन गया था। जैसे ही वह पास आया, ड्रैगन स्केल ने रेजिस्टेंस नहीं दिखाया, बल्कि राघव को ऐसा महसूस हुआ कि यह उसे अपनी ओर खींच रही है। यह उसे प्रसन्न कर गया। क्या ये एजियोर ड्रैगन रिवर्स स्केल उसी ड्रैगन से आई थी जिससे उसकी ग्रीन ड्रैगन रिवर्स स्केल आई थी? राघव ने अचानक उस ड्रैगन एक्सपर्ट को याद किया। उसने अपने बारे में ज्यादा कुछ नहीं कहा था, लेकिन इस एजियोर ड्रैगन स्केल को देखकर राघव को वह याद आया। वो उस अनंत स्टारी स्काई को याद कर रहा था जिसे उसने देखा था। राघव ने अपना सिर हिलाया और उन डिस्ट्रैक्टिंग थॉट्स को दूर किया। वह अभी एजियोर ड्रैगन स्केल लेना चाहता था। यदि वह इसे कंट्रोल कर सके तो वो अप्रतिद्वंदी हो जाएगा। अच्छा, कोई रेजिस्टेंस नहीं है। राघव धीरे धीरे पास आया। वो अत्यंत धैर्यवान था। मुख्य बात यह थी कि उसके पास धैर्य रखने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। यदि ये एक 10th रैंक सी डीमन को भी डराने में सक्षम था तो उसे मारना इसके लिए कोई मुश्किल काम नहीं था। हालांकि उसने इससे एक इंटीमेट विल महसूस किया। वो लापरवाही करने की हिम्मत नहीं कर सकता था। बस धत्त नहीं हो सकता। राघव ने अचानक पाया कि जब वो वैक्यूम रीजन तक पहुंचा तो उसे रोक दिया गया। वो प्रवेश नहीं कर सका। राघव ने अपने फिस्ट से वैक्यूम को स्मैश किया।
अपने सेबर से स्लैश किया और यहां तक कि स्प्लिट द हेवंस का इस्तेमाल भी किया, लेकिन वह बैरियर नहीं हिली। ऐसे लोग किसे बहकाते हैं? राघव ने हार मानने से इनकार किया। उसने अपनी बिजली की शक्ति का इस्तेमाल किया और अर्थ फ्लेम भी। उसने अपनी एसेंस ब्लड को बैरियर में ड्रिप भी किया और देखा कि एसेंस ब्लड स्केल में अब्सॉर्ब हो रही है। इससे राघव को और भरोसा हुआ कि ये इज़योर ड्रैगन रिवर स्केल उसी ड्रैगन से आई है जिससे ग्रीन ड्रैगन रिवर स्केल आई थी। हालांकि अपनी एसेंस ब्लड को अब्सॉर्ब करने के बाद भी ज्यादा प्रतिक्रिया नहीं हुई। राघव ने कई बार कोशिश की, लेकिन फिर भी बेकार रही। कोई फायदा नहीं। मेरे पास इसे तोड़ने की शक्ति नहीं है, मुझे इसे बाद के लिए छोड़ना होगा। राघव ने महसूस किया कि उसकी स्पिरिचुअल यून तेजी से खत्म हो रही है। अभी उसके पास 4 स्टार बैटल आर्मोर और ग्रीन ड्रैगन बैटल आर्मोर पहने हुए थे। थकान बहुत अधिक थी। यदि वह जल्द बाहर नहीं निकला, जबकि उसके पास पर्याप्त स्पिरिचुअल यून था, तो वह जीवित कुचला जा सकता था। हालांकि वह हेल्पलेसनेस से भरा हुआ था। राघव को केवल समुद्र की सतह पर लौटना पड़ा। वह केवल इस स्थान को याद रख सकता था और तब तक इंतजार करना था जब तक वह इसे लेने के लिए पर्याप्त मजबूत न हो जाए। बॉस, तुम आखिरकार वापस आए। फ्लाइंग बोट रिपेयर हो गई है, इसलिए हम जा सकते हैं। राघव को यह देखकर अच्छा लगा कि एल्डर रंजीत ने वास्तव में फ्लाइंग बोट का कंट्रोल अर्जुन को दे दिया। अर्जुन ने उन्हें सेंट्रल प्लेन्स की ओर कंट्रोल किया।